नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट 248 है, 248। और हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेआरएफ पर। तो जेबी साथ में तो नेट जेआरएफ आपके हाथ में। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा एक जो क्रैश कोर्स हमने बिल्कुल मामूली शुल्क पर जो है लॉन्च किया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 500 रुपये में क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। केवल 500 रुपये में। देखो, पूरे भारत में मैं कह रहा हूँ इससे सस्ता कोई भी कोर्स नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, कुछ प्यार करते हैं हमारे चैनल से, तो ज़रूर हमारी क्लास को शेयर कीजिए करो, ठीक है। एक जो स्टूडेंट है वो कम से कम अपने 2 दोस्तों को शेयर करेगा, ठीक है। तो अगर किसी को हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या डेमो क्लास देखनी है नए बैच के लिए, क्योंकि हमने नया बैच शुरू कर दिया है जून 2022 के लिए, ठीक है। तो 6 महीने का कोर्स अभी भी आपको 8 महीने मिल जाएगा, ठीक है। और प्राइस वही रहेगा। हो सकता है, देखो, इंसान है हम, इंसान की दोस्तों फितरत क्या होती है कि भाई रिज़ल्ट अच्छा आया तो प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। तो वो इंसान नहीं है हम, प्राइस वही रहेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई कि ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम का भी हमने स्टार्ट कर दिया है। जेबी स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। और आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। व्हाट्सएप चैट मिलेगा, ठीक है। आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे जो रेगुलर कोर्स हैं वो 6 मंथ का 3000 रुपये का है, ठीक है। अभी भी ज्वाइन कर सकते हो आप इसको, पूरे कोर्स को। 1 साल का 4000 रुपये का है और 2 साल का 5000 रुपये का कोर्स है। दोस्तों, ज्वाइन कीजिएगा। और देखो, इतना अच्छा कंटेंट है, आपको लगभग 30,000 से ज़्यादा सवाल मिलेंगे इतिहास के, ठीक है। लगभग 5,000 से ज़्यादा सवाल मिलेंगे पेपर 1 के। प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, ठीक है, व्याख्या सहित, वीडियो प्लस पीडीएफ, थ्योरी दोनों की, थ्योरी, मॉक टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, ठीक है दोस्तों। ग्रुप टेस्ट भी मिलेंगे आपको और बहुत सारी किताबें मिलेंगी आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल मिलेंगे आपको पीडीएफ में, और पीवाईक्यू फुल कोर्स मिलेगा दोनों का, ठीक है। इतना सब कुछ केवल दोस्तों 3000 में मिलेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो, कभी भी कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा नंबर 8218345167, ठीक है। सेकेंड 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो, इतना अच्छा कंटेंट और इतना सस्ता प्राइस कभी भी दोस्तों नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 1। अल-बरूनी द्वारा जारी व्यवस्था, अल-बरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा सही है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, कौन सा सही है आपको बताना है। और आपको हर एक सवाल में 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। आप कमेंट कीजिएगा। सारे ही सवाल तो हम बेस्ट लेवल के होंगे हमारे पास में आपके लिए, जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मिलने वाले हैं, ठीक है। अल-बरूनी महमूद
गजनवी के साथ भारत आया था। कब आया था? 1018-19 में आया था। ठीक है, उसने भारत में बनारस में रहकर, काशी में रहकर भारत के धर्म पुराण वेदों का अध्ययन किया। ठीक है, उसने जो संस्कृत पढ़ी और यहाँ की धार्मिक, ठीक है, सामाजिक स्थितियों का अध्ययन किया और अपनी तारीख किताबुल हिंद में, ठीक है, या तवारीख हिंद में वर्णन किया है, बड़े अच्छी तरीके से वर्णन किया है। तो सवाल वही पूछ रहा है कि उसने क्या क्या किया था। पहला, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को स्वीकार किया। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता को दोनों को स्वीकार किया। बिल्कुल गलत दोस्तों। देखो, उसने कहा कि उस समय क्योंकि भारत पर विदेशी आक्रमण क्यों हो रहे थे? क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था चरम पर थी, लोगों में आपसी भेदभाव जो है चरम पर थे, और जो भी राजा महाराज थे वो अपने राज्य को एक देश समझते थे और राजनीतिक एकता का अभाव था। जो राजा थे वो जो है दोस्तों आपस में लड़ मरते थे। ठीक है, इसलिए विदेशी आक्रमण हो रहे थे लगातार और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं भाई कि अनेकता में, यानी कि विभिन्न विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, अनेक संप्रदायों में बटा हुआ था, जाति व्यवस्था चरम पर थी। ठीक है, उसने कहा भाई चांडाल वगैरह भी जो लोग थे, डोहाल वगैरह भी लोग थे जो अछूत समझाते थे। ठीक है, उस समय जो वैश्य और ऐसी जो मतलब वैश्य और शूद्र और महिलाएं जो है वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती थी, इतना बुरा हाल बताया उसने। तो देखो, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को उसने स्वीकार किया। ये गलत है। उसने कहा भाई जो ब्राह्मण व्यवस्था थी वो अपने आप को पवित्र मानते थे। ठीक है, उसके कारण ही क्या हुआ? जातिवाद फैल रहा था। दूसरा, उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया था। देखो, अभी मैंने दोस्तों बताया कि भाई उसने क्या किया, काशी में रहकर वेदों का, ब्राह्मणों का, ठीक है, पुराणों का, पतंजलि का, मनुस्मृति का अध्ययन किया था। उसी आधार पर बताया कि भाई कि उसने कहता है कि भाई जो भारतीय इतिहास है वो बड़ा विस्तृत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इब्न बतूता तथा विभिन्न यात्रियों द्वारा वर्णित महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इब्न बतूता कौन था? मोरक्को का यात्री था। ठीक है, और MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में आया था। ठीक है, और उसने 8 साल के लिए, ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या किया, वह विदेशियों से बड़ी मोहब्बत करता था। ठीक है, वो विदेशियों का बड़ा सत्कार करता था और उसने क्या किया दोस्तों कि जितने ही विदेशी आते गए, क्योंकि विदेशी जो आए वो इसलिए आए क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो काल था वो विदेशियों के आगमन का काल था। क्योंकि विदेशी एक लालच के तहत आ रहे थे कि भाई वहाँ का राजा जो है, भारत का राजा बड़ा अच्छा है, विदेशियों को सम्मान करता है। ठीक है, और मंगोल आक्रमण के डर से भी लोग भागे आ रहे थे। तो इसने जो है खुले मुख से, खुले दिल से उनका सत्कार किया, सम्मान किया, उनको पद दिया। ठीक है, और लोगों को उन्हें जगह दी, आवास दिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं, दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो कहता है उसके काल में जब इब्न बतूता आया उसने डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। वो कहता है कि भाई दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया। बिल्कुल ठीक है भाई, आपको बताना था कौन सा सही है। ठीक है, पहला ठीक है। उसने कहा भाई
गुप्तचर जो है 4 प्रकार के थे, संचरा, स्थविर, ठीक है, स्थिर वाले, एक जगह रहने वाले, गुप्त रूप से चलने वाले, ठीक है, और गणिकाएँ। तो दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, महिलाएं कृषि तथा कृषि से इतर होने वाले उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो कहता है कि जो महिलाएं थी उनको भी जो है कृषि क्रम में स्थान दिया गया, ठीक है। पहले क्या था कि पहले ये था भाई इन जो महिलाएं हैं वो घर में रहेंगी और जो उनका आदमी है, जो उनका पति है, वो काम करेगा। परंतु इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन काल के समय में महिलाएं कृषि तथा कृषि से इतर होने वाले उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, ठीक है। वो कहता है भाई मैंने ये भी देखा कि महिलाएं जो है घर का भी काम करती थी, ठीक है, घर के निकलने पाबंदी थी। और कहीं कहता है वो कि वो लोग खेतों में काम भी करती थी, ठीक है। तीसरा, वे व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थी। वो कहता है कि जो महिलाएं थी वो ऐसी भी थी कि भाई व्यापारिक क्षेत्र में आगे थी। तो तीसरा भी ऑप्शन ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखो, कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। दूसरा, आप पढ़िए एक बार और आपको बताना है जी उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा वृत्तांत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सवाल और इस यात्री से जुड़ा हुआ सवाल हर एक बार एग्जाम में आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री है, ठीक है। इसने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, ठीक है। इसने भारत की जो तुलना है, ठीक है, वो कहा कि भाई जो मुग़ल है, मुग़ल काल के जो राजा हैं वो बड़ा खून चूसते हैं किसानों का। जैसा यूरोप में है ऐसा भारत में नहीं है, जैसा भारत में है ऐसा यूरोप में नहीं है। वो कहता है कि भारत के मुकाबले जो यूरोप के मुकाबले भारत जो है बड़ा पिछड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ के जो राजा हैं वो जो है ज़्यादा टैक्स लेते हैं और किसानों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो पहले देखते हैं, कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह गया। शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। तीसरा, बंगाल का विशाल राज्य रेशम, कपास तथा नील उत्पादन के मामले में मिस्र से भी आगे था। ये जो कौन कहता है, वो तो ये कहता है बर्नियर, क्योंकि बर्नियर जो आया था वो 1656 में शाहजहाँ के काल में आया था। परंतु शाहजहाँ तो उस समय जो है बीमार था। तो भाई इतिहासकार मानते हैं कि वो उसका जो चरमोत्कर्ष काल था उसने तो लिखना शुरू किया, वो औरंगजेब के काल में लिखना शुरू किया, ठीक है, औरंगजेब काल में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति के अपनाने के क्या कारण थे। यानी कि दोस्तों 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मामलों में, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, उसमें जो है दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया। देखो, राजनीति की बात करें तो राजनीति व्यवस्था के क्षेत्र में हस्तक्षेप जो है 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद से शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि उससे पहले दोस्तों ये देख रहे थे कि भाई उनका जो स्लोगन था वो ये था कि हमें केवल व्यापार करना है, भूभाग अर्जित नहीं करना है। जब इन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, भारत के राजा महाराजा बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं, ये आपस में ही अपने राज्य को एक देश मानते हैं। वो कहता कि इतना बड़ा विशाल देश है और इस देश में भी इतने सारे देश हैं, बड़ा ही कमाल। वो कहते हैं बड़ा कमाल का देश है यार ये।
वो कहता है कि भाई एक देश भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, परंतु इस देश में इतने जो है देश बने हुए हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। देखो, जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी 500 लगभग 63 जो है रियासत थी, और लगा लो 70-57 में कितनी रियासत होंगी। तो दोस्तों वो कहता है, ठीक है, अब बात करते हैं 1813 का अधिनियम जो आया था, चार्टर एक्ट, उसके मुताबिक, ठीक है, कौन सा ठीक है। पहला, ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए, क्योंकि सवाल को समझिएगा, 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति के अपनाने के जो प्रमुख कारण थे वो क्या थे। पहला ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए, ठीक है भाई, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो औद्योगिक संस्थाएं हैं, जो व्यापारी हैं, औद्योगिक कारखाने हैं, उनकी बढ़ोतरी करने के लिए, उनका विकास करने के लिए भारत को उन्होंने क्या बनाया था, औपनिवेशिक बनाया था। अब उसने क्या किया भाई, ब्रिटिश सरकार ने, कि भाई जब इस पे कंपनी का एकदम एक छत्र शासन होता जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी के साथ साथ में इंग्लैंड के व्यापारियों को भी जो है भारत के साथ में डायरेक्ट व्यापार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ईसाई पादरियों को भी जो है धार्मिक जो है प्रचार करने का छूट दे दी कि जाओ भाई आप भारत में जाओ और भारत के हिंदुओं को और छोटी जातियों को जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट करो, उनको लालच दो, ठीक है। और कम से कम 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए भी जो है व्यवस्था की गई। तो पहला ठीक है। दूसरा, 18वीं-19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों का प्रसार, जिसने ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया। बिल्कुल ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। उन्होंने कहा भाई जो 18वीं और 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि भाई वहाँ पर औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया। अब वो तीव्र गति से जो है अपना जो औद्योगिक सामान था, वस्तुएं थी, सामान थे बने हुए, उनको पूरे दुनिया में फैलाना चाह रहा था। और देखो, एक सबसे मजबूत जो देश था उसका औपनिवेशिक राज्य, वो कौन सा था, भारत था। और उन्होंने कहा कि भाई हम व्यापार तो कर ही रहे हैं, परंतु उनका एक उद्देश्य और था कि भाई पूरे दुनिया में ईसाई धर्म को फैला दिया जाए। तो इसलिए जो है भारतीय समाज और संस्कृति में वो हस्तक्षेप दे रहे थे। दूसरा ठीक है। तीसरा, भारत का पूर्ण आधुनिकीकरण करना। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि देखो लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था कि भाई हमारे पास में इतने संसाधन नहीं है कि हम सभी लोगों को एक साथ जो है शिक्षित कर सकें। तो उन्होंने क्या किया कि भाई फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। कैसी? फिल्ट्रेशन, निस्पंदन, फिल्ट्रेशन या निस्पंदन थ्योरी दी उसने, ठीक है। उसने कहा कि भी हम समाज के, भारतीय समाज के उच्च वर्गों को जो है अंग्रेजी का माध्यम, अंग्रेजी सिखाएंगे, और वह जो है समाज में छन छन कर निम्न स्तर तक जाएगी। जो शिक्षा है उस समाज के हम उच्च वर्ग तक को जागरूक करेंगे, पढ़ाएंगे, और जो शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा है, उस समाज के निम्न वर्ग तक जो है छन छन कर फिल्टर होकर जाएगी। तो उसने कहा कि भाई हम जो है भारत का पूर्ण नहीं, आंशिक जो है आधुनिकीकरण करेंगे। अगर, क्योंकि वो कहते थे भाई अगर हमने भारत का एक साथ जो है आधुनिकीकरण कर दिया तो इनको भाई पता चल जाएगा कि हम भाई विदेशी हैं और हमारे खिलाफ ही विद्रोह करना शुरू कर देंगे, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना इनमें जन्म लेगी। तो दोस्तों ये नहीं चाहते थे कि भाई हमारा जो साम्राज्य है वो जल्दी ही भारत से सिमट जाए। तो तीसरा गलत है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान विधि प्रणाली के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है
कौन सा कथन सही है? 20 सेकंड का समय है कमेंट करने की, जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, मुझे पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारी क्लास भी आनी है इसके बाद, थोड़ा लेट हो चुका हूँ आज पहले ही, ठीक है, इसलिए सवाल भी आज कम है और जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। अदरवाइज़ देखो मुझे आराम से बोलना होता तो बहुत समय लेता, ठीक है, मगर आराम से नहीं बोलना मुझे, चाहे तेज़ बोलूँ आपकी समझ में आना चाहिए। तो पहले देखते हैं, इस दौरान भी भारतीय विधि प्रणाली में उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के बीच भेदभाव को जारी रखा गया। देखो जब ब्रिटिश राज आया, क्योंकि ब्रिटिश राज जो था वो समानता पर आधारित था, ठीक है, विधि के मामले में, परंतु एक समय ऐसा भी था कि भाई यूरोप के लोगों का न्याय अलग था और भारतीय लोगों का न्याय अलग था। इसलिए जो है जब लॉर्ड रिपन ने जब इन दोनों को एक बराबर माना तो क्या हुआ, श्वेत विद्रोह हो गया। इल्बर्ट बिल के खिलाफ क्या हुआ दोस्तों, विरोध शुरू हो गए, श्वेत विद्रोह हो गया, क्योंकि इल्बर्ट बिल में ये कहा गया था कि भाई जो विदेशी लोग हैं और इंडिया के लोग हैं, इनको जो है भारत के जो न्यायमंत्री था, न्यायालय का न्यायमूर्ति था, वो जो है बराबर जो है जो है सजा दे सकता है, उसके मुकदमे को सुन सकता है। परंतु ब्रिटिश जो लोग थे उन्हें कहा कि भाई ये तो हमारे लिए एक अपमानजनक बात है कि हमारे फैसलों को कोई हिंदुस्तानी वकील जो है, जज जो है, वो न्याय करेगा, फैसले सुनाएगा। उसने कहा, इसलिए जो यूरोप के लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने क्या किया तो एक विद्रोह कर दिया जिसका नाम था श्वेत विद्रोह, और फिर हार कर लॉर्ड रिपन को वह जो इल्बर्ट बिल था उसको वापस करना पड़ा और वो अपने यूरोप चला गया। तो इसका पहला गलत है। इसको दोस्तों क्या हुआ, देखो इस दौरान भी भारतीय विधि प्रणाली में उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के बीच भेदभाव को जारी रखा गया। जबकि क्या हुआ दोस्तों, भारतीय लोगों के लिए जो है उच्च जाति और निम्न जाति के जो बीच खाई थी उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों के खिलाफ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकता था। बिल्कुल ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी अंग्रेज़ था, कोई ब्रिटिश था, उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल जो है यूरोपीय जज ही कर सकता था। देखो मैंने अभी समझाया आपको कि भाई इल्बर्ट बिल में ये व्यवस्था थी कि भारतीय जज जो है यूरोपीय लोगों की फैसला कर सकता है, इसलिए जो है श्वेत विद्रोह आया था, ठीक है। दूसरा ठीक। तीसरा, आधुनिक न्याय प्रणाली काफ़ी खर्चीली थी। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि आधुनिक जो न्याय प्रणाली थी वो क्या थी दोस्तों, खर्चीली थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके के अच्छे सवाल करने के लिए आप हमारे जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हमने क्रैश कोर्स जारी कर रखा है। देखो क्रैश कोर्स दोस्तों फ्री में भी है, आपके लिए फ्री में भी है और 500 रुपये में भी है। अगर आपने दोस्तों एक टेस्ट है हमारा, वीडियो में लिंक है टेस्ट की, अगर आपने 50% पास कर लिया टेस्ट तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं हुआ तो आप 500 रुपये देकर जो है ज्वाइन कर सकते हो। और हमने दोस्तों नया बैच शुरू कर दिया है, ठीक है, नया बैच शुरू कर दिया है, जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों अभी 6 महीने का कोर्स आपको 8 महीने मिल जाएगा, ठीक है, और प्राइस वही 3000 रुपये मिलेगा। और आपको लगता है भाई 1 साल का जुड़ना है तो 4000 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स दोस्तों सब कुछ मिलेगा। अगर आपको बात करनी है हमसे तो 8218345167 पर संपर्क कर सकते हैं या 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसी लगी क्लास।